ये जो बादशाही शब्द का प्रयोग किया आज प्रधानमंत्री ने, किसकी बादशाही को चुनौती दी जाएगी 2024 में? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राजीव जेटली प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कुछ ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। विनोद शर्मा जी, मैं पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं। आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम है, एक तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक विश्लेषण ये रहा कि ये एक एचआर मैनेजमेंट क्राइसिस की तरह हो गया है। लोग एक के बाद एक छोड़ते चले जा रहे हैं, फ्री फॉल में चली गई है पार्टी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई छोड़ के जाता है तो जो छोड़ के जाने वाला व्यक्ति है उससे एचआर वाले पूछते हैं अभी क्यों छोड़ के जा रहे हो, और उसकी रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जाता है। अगर वो ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसकी पार्टी को जरूरत थी, रहेगी, और प्रतिभा को हर इंस्टीट्यूशंस को समेट के रखना चाहिए, भले ही वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी हो। तो अनिल एंटनी को भारतीय जनता पार्टी कंधे पे उठा के घूम रही है, इसलिए घूम रही है कि वो ए.के. एंटनी के बेटे हैं, और अनिल एंटनी जो है स्वयं जो राजनीति में मेरा ख्याल 2019 से ही सक्रिय हुए हैं, और उनका मोहभंग हो गया कांग्रेस पार्टी के साथ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर, जहां पर मैं समझता हूं कि उनको ठीक से हैंडल नहीं किया कांग्रेस ने, सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप ने। मैं समझता हूं कि उनको मनाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक विरोधाभास है इस सब सेलिब्रेशन में कि अनिल एंटनी अंतोतोगत्वा के एक परिवार से ही है ना, और भारतीय जनता पार्टी तो परिवार के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है। तो अनिल एंटनी को ज्वाइन करवाने की इतनी सेलिब्रेशन क्यों है? हाँ, यहाँ परिवारवाद को भरोसा बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं उनको इसलिए लिया गया है कि एक वो प्रतिभाशाली है, इज अ यंग मैन, आई डोंट वांट टू डिस्करेज हिम, लेकिन वो प्रतिभाशाली है, वो एक टेकी है, अच्छी हिंदी बोली, देखिए उन्होंने कितनी खूबसूरत हिंदी बोली है। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे लोगों को किसी भी पार्टी में होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सीरियन क्रिश्चियन समाज से आते हैं, जो कि एक अहम भूमिका इलेक्शंस में, केरल की राजनीति में निभा सकते हैं। जी, केरल की राजनीति में जी। विनोद जी, मैं अभी थोड़ी देर में दोबारा आपके पास आता हूं। सुप्रिया श्रीनेट जी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी, देखिए, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब हम सब जानते हैं अनिल एंटनी जो है वो कोई इतने भारी भरकम हैवीवेट नेता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को केरल में वो एकदम चुनाव जिता देंगे। लेकिन बात एक परसेप्शन की हो रही है। आप देखिए, उनका ऐसे स्वागत किया गया बिल्कुल बीजेपी ऑफिस में कि एक छवि प्रस्तुत की कि देखिए हमने क्या ही कर लिया, और इसी तरीके से एक लंबी फहरिस्त हो गई बहुत सारे उन लोगों की जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के ज्यादातर बीजेपी में गए हैं, बाकी और अन्य दलों में भी गए हैं। 2024 से पहले आपको नहीं लगता है कि ये एक छवि खराब करता है कांग्रेस पार्टी का, कि एक अगर एचआर का एग्जिट इंटरव्यू हो तो उसमें फिर बॉस ये पूछ ले कि ये क्या हो रहा है भाई, इतने लोग क्यों छोड़ जा रहे हैं? धन्यवाद आपका, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दो ही चीजें बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है अनिल एंटनी के जीवन आज सफल हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको। एटलीस्ट छोड़ कर गए तो एनडीटीवी पर 10 मिनट पर बैठकर उन्होंने पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, और यही उनका लक्ष्य था, यही उन्होंने किया, यही भाजपा कराना चाहती थी। गुड लक टू हिम एंड गुड लक टू द बीजेपी। सुई की नोक टस से मस नहीं होगी केरला में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इनको कहीं पर भी पसंद नहीं करते हैं। देखिएगा भी, हिंदुस्तान भी नापसंद कर रहा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अनिल एंटनी इतनी बड़ी धरोहर, इतने बड़े एसेट मिल गए, अनिल एंटनी ने एक बड़ा काम कांग्रेस में क्या किया ये मुझे जरूर बताया जाए। आई हेट टू से दिस, मैं कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये गलत बता रहे थे कि वो सोशल मीडिया के चेयरपर्सन थे, वो नहीं थे। लेकिन ही इज, आई मीन, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट ब्रिंग्स नथिंग टू द टेबल, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उनका हाल अमरिंदर सिंह जैसा होगा या आरपीएन सिंह जैसा होगा, जिनके बारे में पता ही नहीं है, कहाँ है वो सब लोग।
बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन के मिनिस्टर बने घूम रहे हैं, एक एयरलाइन नहीं है, एयर इंडिया भी बिक गई है। तो असलियत की बात यह है कि ये लोग सत्ता के सुख में, सत्ता की लोलुपता में जाते हैं, जाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहती हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल विचार करेंगे लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। लेकिन संकेत जी, हमसे छोड़कर कोई लाइक माइंडेड पार्टी के पास जाए तो हम जरूर विचार करें। अगर हमें छोड़कर कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो ये आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट वही कर सकता है जिसको सत्ता की लोलुपता है, जो एक बंगले के लिए, एक किताब के प्रचार के लिए। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूं, कहना चाहिए नहीं, वरिष्ठ है लेकिन कहना पड़ेगा। गुलाम नबी आजाद साहब ने अपना अंतिम चुनाव 1984 में जीता था और उसके बाद 5-6 टर्म लगातार राज्यसभा में कुर्सी थामे बैठे रहे। तब तो आपको कांग्रेस में कोई तकलीफ नहीं थी, आपको पता था कि आपकी राज्यसभा रिन्यूअल नहीं होगी तो आपको बड़ी तकलीफ होने लगी। आपको बंगला बचाकर रखना तो लगान तो देना पड़ेगा, इसलिए उलझुल बयान कर रहे हैं। आपको किताब बेचनी है अपनी तो सुर्खियों में बने रहना है। जिस तरह के वक्तव्यों का वो प्रचार कर रहे हैं, वो कभी मेरे पिता के कुलीग होते थे, इसलिए मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन आजाद थे। गुलामी क्यों कर रहे हैं, क्यों गुलाम बनने पर तुल गए? ये आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट है। जब तक सुख रहा सत्ता का तब तक सब चंगासी, सत्ता का सुख खत्म हुआ तो सब गलत आने लगा। ये जो है, इसको हमारे यहाँ एक बड़ी ठेठ भाषा में इसको आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट के साथ दोगलापन कहा जाता है। राजीव जेटली जी, आपके पास जरा आ जाऊं। अब आप अपना बयान दे दें कि विनोद जी ने भी एक बात बोली और अभी सुप्रिया जी ने भी अपनी बात कह दी। उनका ये कहना है कि अगर आपको परिवारवाद से इतनी दिक्कत है तो फिर अनिल एंटनी का अपना खुद का क्या वजूद। और अभी हम इसी की बात चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आज ही उनकी भर्ती हुई है, आज ही आपने उनको इंडक्ट किया है, पुरानी कंपनी छोड़ के वो नई कंपनी के एम्प्लॉय बने हैं। तो क्लेम टू फेम उनका क्या है? एक बात को समझिए थोड़ा सा। मैं अभी सुन रहा था कि सत्ता का सुख जो था वो हमारी राजनीतिक पार्टी में था, अब वो सत्ता का सुख भोगने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टी में चले गए। तो दूसरी बात इन्होंने एक और बोल दी कि कहाँ गए वो नेता। और देखिए, सोचिए कैलकुलेशन क्या समझाई जा रही है कि अगर आपके पास एयरक्राफ्ट नहीं है या आपके पास पावर नहीं है तो आपके मंत्री रहने का क्या फायदा है। तो सत्ता का सुख सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सत्ता का सुख जो थी, ये कैलकुलेशन है भारतीय जनता पार्टी में, इसको इरेडिकेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। सत्ता का सुख अब कोई मंत्री नहीं भोग पा रहा है यहाँ पर। सत्ता किसे कहते हैं इसका अंदाजा भी नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी जो नीतियां हैं, हमें जो सिखाया जा रहा है वो ये सिखाया जा रहा है कि आपने कांग्रेस की थ्योरी पे नहीं चलना है। कांग्रेस की थ्योरी का मतलब ही यही होता है कि सत्ता का सुख भोगना। आप सत्ता वाले हैं, आप पावरफुल है, अब आपकी चलेगी। राजीव जी, अगर आप मुझे इजाजत चाहेंगे वो होगा। मैं बस 2 शब्द बोलूंगा। वॉशिंग मशीन कि चलिए आपको मतलब बंगला ना मिले ना गाड़ी मिले, लेकिन आपके सो कॉल्ड पाप धो दिए जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नेताओं को इम्यूनिटी नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी एक ऐसी इम्यूनिटी दे रही है नेताओं को। नहीं, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। इतना ही है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है और उसके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं तो केसेस हटते नहीं है। फर्क इतना है कि वो सड़क पर बैठकर प्रदर्शन नहीं कर पाता है। फर्क इतना है कि वो किसी को बुला करके ये नहीं कह सकता कि मेरे पक्ष में मेरे भ्रष्टाचार को बचाने के लिए केसेस दबते नहीं है। कर दीजिए। एक सेकंड राजीव जी, केसेस की बहुत लंबी लिस्ट है। मैं 1 मिनट आ जाऊं क्या संकेत जी? अभी आता हूं सुप्रिया जी, बस 1 सेकंड। हाँ राजीव जी। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो फर्क को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे तो ऐसा नहीं कि किसी नेता के ऊपर ईडी का छापा नहीं पड़ा हुआ या सीबीआई का छापा नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि किसी नेता के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब देखिए, वो ईडी सीबीआई वाली डिबेट पे चले जाएंगे तो वो दूसरा ही एंगल हो जाएगा, क्योंकि गिनती के 5 भी ऐसे नेता नहीं होंगे जो कि सत्तारूढ़ दल के हों और उनके खिलाफ ये एजेंसियां कर रही हों पहली बात तो कार्रवाई। इसके लिए आपको भारतीय जनता कराना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की नीतियां लागू करते हैं और जिस तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं, हाँ। उन्होंने गुंजाइश किसी मंत्री को नहीं दे रखी है। चलिए एक राइट टू रिप्लाई दे दूं मैं सुप्रिया जी को, उसके बाद प्रोफेसर भट्ट का जवाब। देखिए, मेरे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं मेरे। अभी आता हूं, रुकिए, टेक्निकल इशू 1 सेकंड। हाँ, बीच में बोलते हैं तो मुझे स्पीकर ऑफर ऑन करना पड़ता है और कुछ चैलेंजेस है, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, मेरे को सुन लीजिए, फिर उसके बाद मेरे को स्पीकर ऑन करना पड़ेगा आपको सुनने के लिए। हाँ, मैं ही कह रहा हूँ कि जब चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। स्पीकर ऑफ कर दीजिए अब।
अच्छा राजीव जी एक सेकंड रुकिए, आपने अपनी बात कह दी, एक बार मैं सुप्रिया जी का राइट टू रिप्लाई दे दूं, उसके बाद फिर प्रोफेसर भट्ट भी इंतजार कर रही हैं। जी सुप्रिया जी। राजीव जी, एक ये ईयरफोन नाम की चीज होती है, ये ले लीजिए, इससे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, स्पीकर ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए हम हेल्प भी कर रहे हैं, मुद्दे पे चलिए कोई बात नहीं। हाँ। मुद्दे की बात ये है संकेत जी, मुद्दे की बात ये है, आप इनसे पूछिए कि जो केस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ चल रहा था वो किस काल कोठरी में डाल दिया गया, जो नारायण राणे के खिलाफ चल रहा था वो कहाँ गया, शुभेंदु अधिकारी को आखिरी बार ईडी और सीबीआई ने कब बुलाया, येदियुरप्पा के खिलाफ केसेस का क्या हुआ, रेड्डी ब्रदर्स के खिलाफ केसेस का क्या हुआ। असल बात तो ये है कि आपको लगता है कि आपके पास वो सर्प है, वो गंगा है जिसमें आप गोता लगाएंगे और दाग धब्बे धुल जाएंगे। आप ये सोच लीजिए कि आपके एजेंसीज के दुरुपयोग का ये आलम है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूम रहा है, पता है क्या मैसेज है, डोनाल्ड ट्रंप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं जिससे उनको अरेस्ट ना किया जाए। ये हंसने की बात नहीं है, ये लोकतंत्र में जो दिन दहाड़े आप हत्या कर रहे हैं लोकतंत्र की, उसका प्रमाण है ये हंसने की बात नहीं। आपको हंसी आती है क्योंकि आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं, मुझे हंसी नहीं आती है। मुझे लगता है कि आपके जो लोग आपके पास आ जाते हैं वो वॉशिंग मशीन से नहाकर दाग छोड़ के आ जाते हैं। बात ही ऐसी असलियत बोल दी, सत्ता के सुख में डोनाल्ड आप ट्रंप लोग बीजेपी बात ज्वाइन करवा दे रही हैं, आप बताइए। अरे तो ये मैं तो ये कह रही हूँ कि इनके दम और अहंकार का ये आलम है। प्रोफेसर भट्ट अपनी बात रख लें, उन्होंने नहीं बोला और उसके बाद वापस लौटेंगे विनोद शर्मा जी के पास। जी प्रोफेसर भट्ट, बात यहाँ ये हो रही है कि किसकी बादशाही चलेगी 2024 में। उससे जवाब बनता था और आपने एक मौका दिया सुप्रिया जी को, मुझे भी एक मौका जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, प्रोफेसर भट्ट तो बोलने नहीं तो वो बोलेंगे उनको मौका नहीं दिया। अभी आएंगे आपके पास प्रोफेसर भट्ट जी देखिए 2024 हो चाहे कोई भी लोकसभा का चुनाव हो, इसमें जहां तो जो भारत की जनता है वो जो अपनी परिपक्वता के हिसाब से जिसको वोट डालेगी वो जो है सत्ता में आएगा। परंतु विषय यहाँ ये है कि अगर किसी भी कोई भी पार्टी है जो 1984 में 48% वोट शेयर था कांग्रेस पार्टी का, और 2019 में शायद लगभग 19% के करीब था, तो एक पार्टी जो कि बड़े लंबे समय तक जिसका शासन रहा, और उसके बाद आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से पार्टी ने कहीं ना कहीं आप जो एक वैचारिक शून्यता अगर जो कह सकते हैं दिखाई देती है, दूसरा जो नेतृत्व है उसमें कहीं ना कहीं जो एक हमें एक शक्तिशाली नेतृत्व किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है उसकी कमी दिखाई देती है, तीसरा एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस है वो भी कांग्रेस पार्टी का जो है ज्यादातर राज्यों में कमजोर हो रखा है, और जो प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके अंदर कुछ मेधा है वो अपना भविष्य अगर उस राजनीतिक दल में इन कारणों से नहीं देख रहे हैं तो वो किसी और पार्टी में जाने का, किसी और राजनीतिक दल में जाने का प्रयास करेंगे। और आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की एक जो छवि है और प्रधानमंत्री की नहीं छवि है, क्योंकि प्रोफेसर भट्ट ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है लोगों की जो कि कांग्रेस छोड़ के या और दल छोड़ करके बीजेपी में गए, लेकिन अभी उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। टिकट से मेरा मतलब कि वो क्या करेंगे, वो अभी वेट लिस्ट में ही है। विनोद शर्मा जी बहुत देर से चुप है, मैं एक बार उनके पास जाऊं। जी विनोद जी, माफी चाहूंगा आपको, हाँ आप अपनी बात पूरी कर लें। मैं तो अपनी बात आपको यही बता रहा था कि देखिए ये केस टू केस बेसिस हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ ये बात सच है कि जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है उसकी तरफ झुकाव ज्यादा होता है किसी भी उस व्यक्ति का जो नई जगह ढूंढ रहा हो। रही बात बादशाहत की, तो मैं समझता हूं जो चीजें अब इतिहास में नहीं पढ़ाई जाएंगी उनके बारे में भाषणों में क्यों आप उसका हवाला दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से कि जो चीजें, और प्रोफेसर भट्ट से भी, कि जो चीजें हम अपने बच्चों को इतिहास में अब पढ़ाना नहीं चाहते इस बिना पे कि हम इतिहास के पाठ्यक्रम का बोझ उनके कंधों पे हल्का करना चाहते हैं, उसकी चर्चा चुनाव और में वी वांट टू नर्चर देम एज इल-इन्फॉर्म्ड सिटीजंस ऑब्लिवियस ऑफ आवर हिस्ट्री। हम उस हिस्ट्री को क्यों दोहरा रहे हैं अपने प्रवचनों में? ये एक बड़ी अहम बात बोली। वक्त मेरे पास यहाँ पर खत्म हो गया है। हम इस पर, ये जो विनोद जी ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, कल का मुकाबला इसी चीज पर करेंगे और इस पर बात करेंगे कि जो बादशाहत की बात की जा रही है। विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे एक शानदार आइडिया दे दिया कल के मुकाबला कार्यक्रम के लिए। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तक में नहीं है वो हमारी राजनीतिक चर्चा में भी क्यों बना हुआ है।